सामाजिक ज्ञान का भूगोल। अध्याय 3 कृषि। इसके पहले वीडियो में हमने फसल की ऋतुओं एवं खरीफ, रबी और जायद के बारे में समझा था, किस तरीके से फसल की जाती थी और उनमें क्या समस्याएं आ रही हैं। आइए आज आगे देखेंगे, जिसके अंतर्गत फसलों में किस तरीके से कार्य किया जाता है और इसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, और साथ ही साथ भूमंडलीय जो कृषि है वह किस प्रकार किया जाता है। आइए आगे देखते हैं, जिसमें फसल प्रतिरूप का बदलाव किस तरीके से होता है, जिसमें हम एक गांव की कहानी के माध्यम से समझते हैं। जिस गांव का नाम है सांकरा। वह किसी एक क्षेत्र में फसल जो प्रतिरूप कैसे बदलते हैं और कई कारण से हो सकते हैं। तो आइए आगे समझते हैं कि वो किस कारण से बदलाव होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में सांकरा नामक एक स्थान है, किंतु यह सांकरा धमतरी जिले के नगरी तहसील का एक प्रमुख गांव माना जाता है। धमतरी जिले का एक बड़ा हिस्सा और एक बड़ा गांव है, जो गांव के लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं, किंतु अधिकांश लोगों का जो आर्थिक जो आय है वह कृषि के अंतर्गत ही माना जाता है। यहाँ की प्रमुख फसल जो है धान है। पहले किसान धान की खेती खरीफ मौसम में करते थे, जो मानसून वर्षा पर निर्भर होती थी, लेकिन खरीफ के बाद वह रबी में चना, गेहूँ, अलसी आदि फसल भी उपजाते थे, और साथ ही साथ रबी फसल में अपेक्षाकृत वह क्षेत्र के अनुसार बोई जाती थी। किंतु लगभग 25 वर्ष पहले सोड़ूर जलाशय नहर के माध्यम से किसान के खेत तक पानी दिया गया, जिससे किसानों को अब खरीफ मौसम में भी वर्षा का इंतज़ार करना नहीं पड़ता, और नहर के पानी से भी सिंचाई कर धान का उत्पादन करते थे। खरीफ के अलावा वह रबी फसल में भी किसानों को खेतों में भरपूर पानी दिया, और यह पानी एक साथ दिया जाता था, जिससे सभी खेतों में पानी इतनी मात्रा में हो जाती थी कि वे आसानी से धान की उपज हो सकती थी। किंतु कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे चना है, गेहूं है, अलसी आदि नहीं होती। इसमें क्या करते हैं, शासन द्वारा किसानों को न केवल पानी उपलब्ध कराया जाता, बल्कि धान की खरीदी की व्यवस्था भी की जाती थी, और इससे किसान धान की खेती की ओर प्रोत्साहित हुए, और रबी फसलों में भी कई किसानों ने गेहूं, चना, अलसी की खेती छोड़ दी, और इससे प्रदेश में धान का उत्पादन बढ़ा और चना, अलसी आदि फसलों का उत्पादन कम हुआ। इस प्रकार शासन द्वारा उठाए गए कदम में गांव के प्रतिरूप में बदलाव आया था। आज भी यहाँ किसानों में कुछ समस्याएं आ रही हैं। उनका कहना था कि वे रबी मौसम में चना, खेसारी, गेहूं, अलसी आदि की तो खेती करना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि खेतों में एक साथ पानी बहा दिया जाता है, जिससे मिट्टी इतनी गीली हो जाती है कि उस पर धान की खेती ही संभव है। किसान अब क्या करते हैं, खेतों में एक ही प्रकार की फसल लेना शुरू कर दिए और धान बार बार लगा रहे थे। इससे खेतों की उर्वरक क्षमता है वह कम हो गई, और वे एक धान की फसल बोते थे और दूसरी में चना, अलसी आदि। तब क्या होती थी, वहाँ की उर्वरकता जो है बनी रहती थी, और चना आदि दलहन की फसल में मिट्टी का नाइट्रोजन संवर्धन भी बना रहता था। लेकिन आज खरीफ और रबी मौसम में दोनों में क्या कर रहे हैं, धान बोए जा रहे हैं, जिससे उर्वरक क्षमता जो है नष्ट हो रही है, और पहले खेतों में मछलियां होती थी जो उनके भोजन का हिस्सा हुआ करती थी। लोग खेतों से मछलियां पकड़कर उसे सुखाकर उनका सेवन लंबे समय तक करते थे। लेकिन आज खेती से मछलियां तो क्या, केंचुए भी गायब हो गए, और गांव के लोगों का मानना है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों
से भी मछलियाँ नष्ट हो रही हैं और अब उन्हें बाज़ार में बड़ी मछलियाँ खरीद कर खाना पड़ रहा है, जो कि बहुत दूर है और संभव भी नहीं हो पाता। किसानों का यह भी अनुभव हुआ कि वे खेत पर बिना रासायनिक खाद या कीटनाशक की खेती नहीं कर सकते, किंतु पहले ऐसा नहीं था। वे गोबर खाद की सहायता से खेती करते थे और उसमें कीटाणु नहीं लगते थे। अर्थात अब किसानों की दुकानदारों पर निर्भरता बढ़ गई है और उन्हें बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि दुकानें से भी खरीदना पड़ता है। आइए देखते हैं एक उदाहरण जिसमें फल प्रतिरूप किस तरीके से परिवर्तन हुआ। यह चित्र जो दिया है धान उत्पादन का बताया गया है, जिसमें इस मानचित्र की सहायता से देखते हैं। इसमें कुछ चित्र बना हुआ है जिसमें प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। इसका अर्थ है जैसे धान का उत्पादन किन किन प्रदेशों में प्रमुख रूप से होता है, तो हम इस मानचित्र के माध्यम से बता सकते हैं कि जो धान का उत्पादन है जो मुख्य रूप से पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक जो समुद्री क्षेत्रों के आदि से होता है। जो इस चित्र के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि उत्पादन जो है कौन से क्षेत्र में किया जाता है। वैसे ही दूसरा मानचित्र दिख रहा है आपको जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र को दर्शा रहा है। इसमें भी वैसे ही कुछ चित्र बना हुआ है जिसमें चित्र के माध्यम से प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र, प्रमुख कहने का अर्थ है कि उस क्षेत्र में उत्पादकता जो गेहूं का है वह अधिक है। तो इसके अंतर्गत में जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र है उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान आदि प्रदेशों में क्या होता है गेहूं का उत्पादन माना जाता है और इस तरीके से यहाँ गेहूं का उत्पादन किया जाता है। जैसा कि राजस्थान में धान इसलिए नहीं किया जाता कि वहाँ उत्पादित नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जो जलवायु है धान के उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं माना जाता, वह प्रतिकूल है, जिससे राजस्थान का औसत जो 10 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा जो होती है, जबकि धान के उत्पादन के लिए औसत लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान में मृदा में चावल के लिए अनुकूल भी नहीं माना जाता। वैसे ही तमिलनाडु जिसमें गेहूं उत्पादन नहीं हो पाता, क्योंकि गेहूं के लिए भी बोते समय जो ठंडी जलवायु है वह नहीं मिल पाती और फसल पकने के समय फरवरी मार्च में शुष्क मौसम चाहिए और गेहूं को अधिक पानी की आवश्यकता भी होती है। भूमंडलीय एवं भारतीय कृषि, इसमें यह बताया गया है कि भूमंडली का आशय है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है। इनका मुख्य उद्देश्य यह माना गया है जो व्यापार है को काम करना, जिससे वस्तुओं का विभिन्न देशों में बिना रोक टोक के आदान प्रदान व्यापार कर सके। आज कृषि एक व्यापार बन चुका है और अपने देशों में जो खाद्य सुरक्षा और इन व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देशों के द्वारा कई कदम उठाए थे। हालांकि जैसे विकसित देशों के अंतर्गत सरकारों द्वारा भी अपने किसानों को भारी मात्रा में अनुदान तो दिया, लेकिन उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं चावल उत्पादन जो अमेरिका में 47%, यूरोपीय समुदाय में 48% और जापान में 89 एवं जापान में 99% क्या है सहायता देता है। लेकिन विकसित देशों के द्वारा अगर देखा जाए तो अनुदान के कारण देशों में कृषि उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं और इस कारण अंतर्राष्ट्रीय जो है बाजार में इनकी मांगे भी अधिक होती हैं और साथ ही साथ विकासशील देश का अनुदान नहीं दे पाते और भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चावल उत्पादन जो 1.17% और गेहूं का 3.83% टैक्स लिया जाता है और इसके लिए कृषि उत्पादन में क्या होती है महंगे हो जाती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को विकासशील देशों के लिए उत्पादन में पिछड़ जाते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी द्वारा क्या होते हैं जीवन रूपों में आधारभूत स्तर के लिए हेरफेर करती हैं, लेकिन एक
गुण तत्व उत्पन्न हो सकते हैं। यह कृषि उत्पादन में भी अभूतपूर्व वृद्धि को जन्म दे रही है। आज अनाज एवं सब्जियां की किस्मों, उर्वरक, कीटनाशकों, पौधे, पोषकों आदि द्वारा कृषि उत्पादन वृद्धि हुई है और यहाँ उत्पादक जो प्रयोगशालाओं में सीमित न रहकर विशाल व्यापारिक स्तर में विकसित हुआ। इसमें लगभग $5 मिलियन राशि भी निवेश हुआ है और इसी उत्पादन में लगी फर्म 5 या अधिक करोड़ रुपए जो प्रति वर्ष अनुदान के रूप में भी खर्च करते हैं और पश्चिमी देशों में 300 विज्ञान आधारित फर्म इस कार्य में लगी है कि जिसे दुनिया की बहुराष्ट्रीय फर्म जैसे एराइड, सनराइड, सेब्रोन, सिवा, गीगी आदि ये खरीद कर क्या करते हैं, एक पक्षी एकीकरण कर लिए जाते हैं। परिणाम यह हो रहा है कि कंपनी यदि बीज बेचती है तो उसके लिए विशिष्ट उर्वरक, कीटनाशक भी बेच रही है। इससे यह हो रहा है कि इसमें अत्यधिक व्यापारिक क्षेत्र में कामयाब हो रहे हैं, अर्थात किसानों को बीज खरीदते समय हमेशा उसी कंपनी की उर्वरक, कीटनाशक खरीदना पड़ता है और इस प्रकार एक देश का किसान उस विदेशी कंपनी पर आश्रित हो रहे हैं। इससे विकासशील देशों में उत्पादन लागत भी बढ़ते जा रहा है।